हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी आरबी एनएल जेई का शिफ्ट 2। ठीक है, पहला शिफ्ट हम सॉल्व कर चुके हैं और आपका सेकंड शिफ्ट है जो कि इवनिंग का शिफ्ट हुआ था, उसको हम देखने जा रहे हैं। और आपसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द रैंकाइन एफिशिएंसी। आपको एजम्पशन सारे दिए गए हैं, फास्ट मोड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस HW2। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ सकते हैं H1 H2 H1 और HW2 आपको गिवन है क्या क्या आपकी चीजें हैं। तो H1 आपका मैं फॉर्मूले को 22 में बता देता हूं कि इंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस इंथैल्पी ऑफ स्टीम एट अ पॉइंट अपॉन इंथैल्पी ऑफ स्टीम इन बॉयलर माइनस इंथैल्पी ऑफ वाटर इन बॉयलर। ये आपका फॉर्मूला है रैंकाइन एफिशिएंसी फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल मॉनिटरिंग टेक्निक फॉर इक्विपमेंट आपसे पूछा गया। इक्विपमेंट गिवन है एक तरफ और दूसरी तरफ मॉनिटरिंग टेक्निक गिवन है। ठीक है, तो देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल एनालिसिस तो होगी होगी आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। नेक्स्ट आपका स्विच गियर्स और कंट्रोलर्स। तो स्विच गियर और कंट्रोलर्स में आपको क्या करना होता है कि इंस्पेक्शन करना होता है। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन यानी कि आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, कौन सी कंडीशन हीट हो रही है। तो वो सब कंट्रोलर और स्विच गियर में आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, तो मोटर में आप जानते हैं कि आपको स्पेक्ट्रम एनालिसिस के द्वारा जो स्पेक्ट्रम आप चेक करते हैं, जो अब क्या सीआरओ टाइप चीजें होती हैं, उसमें आप मोटर करंट स्पेक्ट्रम एनालिसिस को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल केबल। तो ये है आपकी इंसुलेशन नापने के लिए मेग ओम मीटर टेस्टिंग किसमें करते हैं आप, केबल के अंदर। तो ये देखिए आपको ऑप्शन पढ़ते ही पता लग जाएगा, जैसे ट्रांसफार्मर के लिए क्या यूज हो रहा है, स्विच गियर्स में क्या यूज हो रहा है, मोटर्स में क्या यूज हो रहा है और केबल के लिए क्या टेक्निक यूज हो रही है। देखिए विच इज द करेक्ट मैटलैब मॉडल ऑफ आरएल सीरीज डाइपोल सर्किट। तो देखिए इसमें डाइपोल आरएल सीरीज डाइपोल सर्किट है और आपसे मैटलैब पूछा गया, मैटलैब मॉडल पूछा गया है, तो ये फर्स्ट से रिप्रेजेंट होगा। देखिए ये आपका मॉड्यूलेटर प्रकार का एक प्रकार से। ठीक है, इधर से आप इसको एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका एक कांस्टेंट है 1। नेक्स्ट आपका एक फीडबैक है। ठीक है, जिसमें आपका शायद आर ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट पैरामीटर ही है। ए भी 1/L जो कि इंडक्टेंस का भी है, यह एक कांस्टेंट पैरामीटर है। नाउ एक सिग्नल लिया है और एक आउटपुट सिग्नल लिया है। ठीक है, और एक फीडबैक लिया है। तो ये आपको आरएल सीरीज डाइपोल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट एक्ट्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो देखिए टच स्क्रीन होती है, आपकी इनपुट डिवाइस भी है, वहां पे आप टच स्क्रीन क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और वही चीज आपको क्या करती है, आउटपुट भी शो करती है। अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल व्हाट इज द करेक्ट टर्मिनल वोल्टेज रेंज। देखिए बेसिकली जो लो और मीडियम वोल्टेज जो होता है 250 से लगभग 650 वोल्ट तक, उसका प्लस माइनस 6% होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इसका वेरिएशन है। और उससे हाई लेवल जैसे होगा, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यानी कि 33 केवी तक का जो होता है वो उसका होता है प्लस 6% से माइनस 9% तक। और जैसे ही 33 केवी या एबव चले जाता है तो उसके लिए प्लस माइनस 12.5% हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारे वेरिएशन आपको याद रखने पड़ेंगे। मेन आपसे प्लस माइनस 6% से ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी रूल और टर्मिनल वोल्टेज के हिसाब से आंसर दिया है, इसने प्लस माइनस 5% लिया है। ठीक है, विच इज द सिमेट्रिकल टाइप ऑफ फॉल्ट। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार हम कर चुके हैं। ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है, ठीक है, वो आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट है, उसको थ्री फेज फॉल्ट भी कहा जाता है। और बाकी के लाइन टू ग्राउंड और डबल लाइन टू ग्राउंड आपके कौन से हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हैं। इसमें से कौन सा सिस्टम जो है सीआरओ में नहीं प्रेजेंट रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन गन असेंबली रहती है, कैथोड रे ट्यूब होता है जो कि हार्ट होता है सीआरओ का, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, एमआरआई आपकी इसमें कोई सब सिस्टम नहीं होता सीआरओ का। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है साइट मैनेजमेंट का, इंप्लीमेंट सेफ्टी रूल्स।
ठीक है। प्राइम मैनेजमेंट है। साइट मैनेजमेंट में मतलब सबसे पहले ये आपको लगा दिए जाते हैं बोर्ड पे, निर्देश दे दिए जाते हैं, ठीक है, सेफ्टी रूल्स के, विच इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए नेक्स्ट है आपका कि रिलेट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल विथ इट्स थिकनेस। थिकनेस से आपका क्या रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का? तो वैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लिखते हैं इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो और यहाँ पे भी दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज अपॉन थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपके प्रोपोर्शनल तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के है। इसमें से आइसोलेटर का सिंबल कौन सा है? तो पहली शिफ्ट में भी यही पूछा गया था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए फुल लोड कॉपर लॉस आपसे दिया गया है 2000 वॉट, ठीक है, और पूछा गया है हाफ लोड पे ये लॉस कितना होगा। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो PCU/FL एक्स स्क्वायर ऑफ PC होता है, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 2000 हो जाएगा और 2000/4 आपका 500 वॉट आएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? तो देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है एक रेगुलर पीरियोडिक प्लांट मेंटेनेंस जो कि एलिमिनेट करता है ब्रेकडाउन एंड आउटेजेस को। कौन सा टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है जो कि प्रेफर्ड होता है आर्क फर्नेस और ट्रैक्शन सिस्टम के लिए बिकॉज ऑफ द सुटेबिलिटी फॉर रिपीटेड ऑपरेशन, ठीक है। तो आर्क फर्नेस और ट्रैक्शन सिस्टम के लिए सबसे अच्छा जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है वो होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखिए एक कमरे में 3 लाइट पॉइंट समान दूरी पर रखने पे प्रत्येक एक ही तरीके के स्विच द्वारा नियंत्रित हो, इस प्रकार से वायरिंग की जानी है, ठीक है। सभी स्विच एक स्विच बोर्ड पर रखे जाने हैं। ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम में सही वायरिंग आरेख प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम जो है उसकी सही जो वायरिंग है उसको हमें दर्शाना है। तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है वहां पे स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, तो जैसे ही स्विच 1 ऑन होगा तो आप देख सकते हैं कि ए जो आपकी L1 लाइट है वो ऑन हो जाएगी। उसी प्रकार स्विच 2 होगा तो L2 हो जाएगी, स्विच 3 होगा तो उसी प्रकार L3 हो जाएगी। तो यह जो नंबर 1 ऑप्शन का जो हमें शो हो रहा है वो बिल्कुल आपकी सही सिस्टमेटिक वायरिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए RTU, तो जो RTU होता है वो आपका फुल फॉर्म होता है उसका रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो रिमोट टर्मिनल यूनिट बिल्कुल स्काडा जैसा है, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी, कंप्यूटर्स, पावर सप्लाई, सबस्टेशन, सबसिस्टम, कम्युनिकेशन सबसिस्टम, कई सारे सबसिस्टम होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। फील्ड इक्विपमेंट इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। नॉन ओरिएंटेड स्टील आर यूज्ड इन, देखिए नॉन ओरिएंटेड स्टील्स जो होती हैं मोस्टली वो यूज होती हैं आपके जनरेटर्स और मोटर्स में, और वो क्या कहलाते हैं आपकी रोटेटिंग मशीन्स। एसेंशियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन सा है जो सारे ही जनरेटिंग प्लांट में उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो वो आपका प्राइम मूवर होता है, बिना इसके आपका कोई भी काम आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए प्राइम मूवर आपका सबसे एसेंशियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। When the direction of rotation of three-phase induction motor is reversed, if the supply connections of any two phase are reversed, देखिए हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि अगर दो फेज को कनेक्शन को सप्लाई कनेक्शंस को रिवर्स कर दिया जाए तो इंडक्शन मोटर का रोटेशन क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है आपका रिवर्स हो जाता है। In which type of lighting arrangement the light produced is equally distributed upwards and downwards? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अपर एंड डाउनवर्ड की बात करें तो वो था आपका जनरल डिफ्यूजन सिस्टम। डायरेक्ट लाइटनिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, मेन फोकस 90% रहता है और 10% डाउनवर्ड। इनडायरेक्ट में डायरेक्ट का उल्टा होता है, 10% इंपॉर्टेंट एंड 90% डाउनवर्ड, इस प्रकार से, ठीक है। कक कन्वर्टर, देखिए कक कन्वर्टर उसी प्रकार होता है जैसे कि आपके बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर होते हैं, ठीक है। तो यह भी एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर की श्रेणी में आता है और यह एक हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेरिएंट है बक बूस्ट कन्वर्टर का। और मोस्टली यह जो आपका यूज होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है,
मेडिकल डिवाइसेस में यूज होता है, पावर ट्रांसमिशन में इसका हम यूज करते हैं। तो देखिए बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, जो भी डायग्राम्स जो होते हैं आपके, जैसे कि बक कन्वर्टर का फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज का, और बेसिकली डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे कई पेपर में पूछ लिए जाते हैं। विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन फाउंडेशन। तो देखिए फाउंडेशन कुछ इस प्रकार का डिजाइन होना चाहिए, कंसिडरिंग द शॉक्स एंड वाइब्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मशीन। ठीक है, जिससे फाउंडेशन मतलब आपका बेसिकली डाउनवर्ड में क्या लगाया हुआ है। ठीक है, तो शॉक्स एंड वाइब्रेशन को वो झेल सके, जिस प्रकार का फाउंडेशन आपका लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्टेड है 240 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस आपको आर ए और आर वी करके दिया हुआ है, और वोल्टेज पूछा गया है। तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखिए 250/5 करंट ट्रांसफार्मर दिया है, जो कि एक एमीटर को यूज कर रहा है अलोंग विथ एन एमीटर। इफ एमीटर रीडिंग 2.7 एम्पियर है तो लाइन करंट कितना होगा। तो देखिए I1/I2 आपको गिवन है, एमीटर सेकेंडरी में है, तो I1/I2 यानी कि 2.7, ठीक है, इक्वल्स टू 250/5, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 एम्पियर। नेक्स्ट आपका 8051 असेंबली प्रोग्राम में इसका क्या महत्व निकल रहा है। तो देखिए मूव ए से R0 की तरफ, फिर जो CPL जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री से डिफाइन करते हो ए। ठीक है, तो देखिए ये बात कर रहा है आपके टूस कॉम्प्लीमेंट की। टूस कॉम्प्लीमेंट आप अच्छे से जानते होंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज का हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम का नंबर सिस्टम है, तो हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि उसका कोई भी आपके नंबर है उसका हम रिवर्स ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम उसको +1 ऐड कर देते हैं, फिर उसमें एडिशन जैसी हो जाता है, उसी प्रकार से टूस कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल जाता है। कॉम्प्लीमेंट हमें लेना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका इसी 8051 असेंबली प्रोग्राम में माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टूस कॉम्प्लीमेंट का। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो देखिए ग्राफ आप टॉर्क स्लिप का देख सकते हैं, आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लो स्लिप रीजन में स्लिप क्या होती है आपकी 0, और टॉर्क भी 0 होता है, तो कह सकते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्लिप के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे लो स्लिप और हाई स्लिप रीजन या मीडियम स्लिप रीजन आपसे पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते थे। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, हाँ कह सकते हैं। इनवर्सली, अच्छा इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आंसर होगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर होता तो हम कुछ कह सकते थे, और हाई स्लिप रीजन में इनवर्सली। कौन सा टाइप का कन्वर्टर होता है जो मोर सूटेबल होता है आपके इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए साइक्लो कन्वर्टर आपने पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर आपने सुना होगा, मोस्टली IGBT GTO इन्वर्टर आपने नहीं सुना होगा कि ये सूटेबल होते हैं इंडक्शन मोटर के कंट्रोल के लिए। लेकिन जब आप बहुत बड़ी चीज लगाते हैं IGBT के द्वारा, ठीक है, बहुत बड़ा इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, वहां से ये सब कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके ये फीडबैक के थ्रू वापस से जाते हैं। तो IGBT GTO इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, ये सारी चीजें, ये जो कन्वर्टर्स हैं आपके, ये सूटेबल हैं आपके इंडक्शन मोटर के करंट कंट्रोल के लिए, वोल्टेज कंट्रोल के लिए, पावर फैक्टर कंट्रोल के लिए, डिस्टॉर्शन कंट्रोल के लिए, ये सारी चीजें। इन केस ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर विच मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज रेफर्ड एज फुल वोल्टेज स्टार्टिंग। तो देखिए फुल वोल्टेज स्टार्टिंग आपकी होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। जब हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग पढ़ा था किसी दूसरे पेपर में फुल, तो उसमें लिखा था, एक लाइन थी, फुल वोल्टेज स्टार्टिंग इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। मेंशन द फंक्शन। देखिए फंक्शन आपसे पूछा गया है, मैटलैब टू डिजाइन द PID कंट्रोलर। तो ये है आपका PID ट्यूनर प्लांट नेम। डिटरमाइन द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो आप देख सकते हैं A+B बार इसने खुद ही बता दिया है यहाँ पे, और जो आपका नॉट गेट, यहाँ पे आपका
नैंड गेट के थ्रू जब आंसर आएगा तो यहाँ पे डी बार ए प्लस बी का होल बार और यहाँ से सी। तो देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार आपके पास पहले से था, डॉट सी सारी चीज का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और उन सबका नॉट हो जाएगा। ठीक है, एंड का नॉट यानी कि एक और बार उसके ऊपर लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। In an HVDC circuit breaker for extension of arc, how do you introduce artificial current zero? देखिए आर्टिफिशियल करंट जीरो को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जब सर्किट ब्रेकर के साथ एक एल और सी सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो आपका आर्टिफिशियल करंट जीरो हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दूसरे पेपर से उठाया भी गया, आप देख सकते हैं पेपर है पीछे कोई या बुक से लिया गया डायरेक्ट। तो पीएन जंक्शन का बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट होता है आपका, कुछ इस प्रकार से। तो आइडिया तो आपको बेसिकली सबका होगा ही होगा। जैसे कि ये फॉरवर्ड रीजन है आपका, ठीक है, ये आपका कैसा है, यहाँ पे क्या कर होता है आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर होता है, ठीक है। ये जो स्मॉल सा रीजन है आपका रिवर्स करंट लीकेज का ही होता है, रिवर्स करंट लीकेज। और अगर हम और बात करें तो देखिए फॉरवर्ड रीजन और यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज का एप्लीकेशन होता है तभी ये राइज होता है, ये इसको रिवर्स रीजन कहा जाता है। Which of the following is not the possible system of power transmission? तो देखिए सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम हम यूज करते हैं। सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम को हमारा पावर ट्रांसमिशन में यूज नहीं होता है। Which gate is used when an output is desired to be complement of the input? तो ये कैसे देखते हैं हम, 0 से 1, 1 से 0 कौन सा गेट होता है आपका, नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a single phase 50 volt 50 hertz 3000 by 220 volt कोर टायर ट्रांसफार्मर हैच क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 20 सेंटीमीटर साइड। एज्यूम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी S1 टेस्ला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ LV साइड एंड HV साइड टर्न्स। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, VM इंटू AC, और उसको द्वारा आपका निकलेगा 0.04 वेबर। कैसे, VM यानी कि फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपको 1 दिया है और जो एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 इंटू 20, ठीक है, तो 0.04 आ जाएगा। और आप EMF का फॉर्मूला अच्छे से जानते होंगे ट्रांसफार्मर के अंदर, 4.445 mm, ठीक है। तो N इक्वल्स टू 3000 यानी कि वोल्टेज जो आपको गिवन है हाई वोल्टेज का अपॉन 4.44, फ्रीक्वेंसी 50 और 5 आपका फ्लक्स, तो 338 लगभग आ जाएगा। अब N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 अप्लाई करेंगे तो वहां से आप क्या निकाल लेंगे, लो वोल्टेज टर्न्स, तो 26 वोल्ट आ जाएगा। देखिए बाकी के जो क्वेश्चंस है थ्योरेटिकल हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो था वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल का, इस पे भी लोग बोल रहे थे ऑब्जेक्शन करने को, क्योंकि ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, यहाँ पर आर्मेचर कंट्रोल मेथड लिखा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये जो आपकी एक ही बात है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं आप। देखिए यूजेटी की जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो लगभग आपकी कैसे दिखती है, सिमिलर टू, ठीक है, टनल डायोड। तो देख सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिया हुआ है। तो बेसिकली आपसे और भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, जैसे कि यूजेटी किसको फॉलो करता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। और ग्राफ आपसे पूछा गया है कि ग्राफ आपका किस डिवाइस को शो करता है, तो वो आपका यूजेटी आंसर होगा। कौन सा कंपोनेंट है जो कि सपोर्ट करता है इंसुलेटर्स को और कंडक्टर्स को आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, तो देखे होंगे हमने क्रॉस आर्म्स और क्लैंप जो होते हैं उनके द्वारा इंसुलेटर्स आपके टंगे हुए होते हैं, हैंग होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स नैंड एंड नॉर होते हैं आपके, ठीक है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप मेगर के द्वारा फाइंड करते हैं। ट्रांसफार्मर में आप बोकोज रिले जो कि ऑयल वेस्ट रिले होता है। देखिए क्वेश्चन सारे बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है,
कौन सा मोस्ट कॉमन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है, आपके मेजर करता है करंट को इन द टर्म्स ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यानी कि टेन थीटा के फॉर्म में टेंजेंट बनाता है डिफ्लेक्टेड एंगल और द रेडियस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो आपका है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखिए बेसिकली इस पेपर में आपके इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कौन से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, कुछ अलग हैं, डिफरेंट है थोड़े, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि हमने कई पेपरों में इसको सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का डिसएडवांटेज, आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और मैटलैब बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और कुछ आपकी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। कौन सी मोटर जो है जनरली आपकी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स के लिए यूज होती है, तो वो आपकी है सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप जानते हैं आर इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा आपका L2 अपॉन L1, तो वहां से आप क्या निकाल लेंगे R2 की वैल्यू। देखिए किसमें गेट टर्मिनल नहीं होता, जेफेट, आईजीबीटी, ट्राइक में होता है, डायक में नहीं होता। डायोड आपकी डायोड बेस्ड डिवाइस है, ठीक है, और डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट इसका नाम होता है। और आप जानते हैं कि डायोड में गेट टर्मिनल यूज नहीं होता, जबकि डायक का यूज क्या होता है, आपको एक ट्राइक में एक ट्रिगरिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। ट्राइक को ट्रिगर करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर गेट टर्मिनल होता है, तो डायक हेल्प करता है उसमें। देखिए ट्राइक में क्या क्या होता है, एनोड, एनोड, गेट, ठीक है। तो देखिए अब राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये जो A1 और A2 और A1 जो है आपके कौन से हैं, एनोड के टर्मिनल्स हैं, और जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका गेट है। Assume the estimated cost of 11 kV overhead system is around 5 to 6 lakh per kilometer. What will be the estimated cost for underground cable for the same 11 kV? देखिए 5 से 6 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से 11 केवी की ओवरहेड सिस्टम पे लगता है, ठीक है, इतना कॉस्ट लगता है। तो अंडरग्राउंड केबल में कितना लगेगा सेम रेटिंग पे, तो देखिए ये 4 गुना होता है, इसलिए आंसर इसका 20 लाख पर किलोमीटर दिया है। IEEE 112 के अनुसार आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्ट्रे लॉस फॉर द मोटर रेटिंग ऑफ 125 से 500 एचपी। तो ये आपका 1.5%, 2500 एचपी के लिए 0.9%, 500 से 2500 के लिए 1.2% और 1.8% 1 से 125 एचपी की मोटर के लिए। इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क में आप कहां पे इंस्टॉल करेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर को टू हैव स्टेट वोल्टेज कंट्रोल, तो ये आपका यूज होता है रिसीविंग एंड सबस्टेशन पे। देखिए अब पूछा है आपसे कैलकुलेट करिए बॉयलर एफिशिएंसी को डायरेक्ट मेथड से, दोबारा से आपको एजम्पशन दिया हुआ है E इक्वल्स टू क्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर अपॉन, ठीक है, इनटू क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इनटू 100। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपकी क्या फाइंड करने के लिए, बॉयलर की एफिशिएंसी व्हाइल यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखिए इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द चौक ऑफ अ ट्यूबलाइट विल बी सच दैट विल इट ट्राई टू अपोज द फॉल ऑफ करंट। तो ये कौन सा लॉ करता है आपका, लेंज लॉ। देखिए अ वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव हैज रेटेड पावर ऑफ 10 किलोवाट, रेटेड स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम, ड्राइव्स अ लोड, कैलकुलेट द रेटेड टॉर्क। टॉर्क आपको पता होगा पावर अपॉन ओमेगा होता है, या फिर हम कहते हैं पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई एनएस अपॉन 60, जहां से आप सारी वैल्यूज को पुट करके 63.6 न्यूटन मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कम्यूटेटर क्या कन्वर्ट करता है, देखिए जनरेटर के केस में एसी से डीसी और मोटर के केस में डीसी टू एसी।
तो यहाँ पे कुछ लिखा तो हुआ नहीं है। अच्छा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो इसको आप ऑब्जेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरेटर और मोटर के हिसाब से नहीं पूछा गया है। ईसीबीसी क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक बात बताता हूँ, यूपी पीसीएल वगैरह की, यूपी की किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, जेई और एई, एई तो नहीं कह सकता, एई में तो हार्डली क्वेश्चन आपसे पूछ ही ले जाते हैं। जेई की प्रॉब्लम यह है कि आपसे अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े, जो कि एनर्जी बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑडिट वगैरह, ये आपकी पकड़ इसमें मजबूत होनी चाहिए। तो जब भी आप कॉलेज लाइफ में हो, थर्ड और फोर्थ ईयर में, तो आपकी जो बुकें होती है ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाली, ऑडिट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑडिट और एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़ते हैं, उनके नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से यूपीपीसीएल में क्वेश्चन फंसते हैं। आप जिस प्रकार के ऐसे पेपर लगा रहे होंगे, आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये समझने वाली बात नहीं होती है। वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती हैं कभी कभी इंटरनेशनल एनर्जी के हिसाब से। ऐसा सर्किट ब्रेकर बताइए जो कि 450 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में यूज होता हो, ठीक है। तो वो है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लॉन्ग लाइफ आपकी कंड्यूट वायरिंग की है, ये पहले शिफ्ट में भी आपका पूछा गया था, जिसमें टेम्पररी वायरिंग के बारे में पूछा गया था, जो कि क्या थी आपकी क्लियर्ड वायरिंग। और सबसे अच्छी वायरिंग कहाँ है? कंड्यूट वायरिंग। देखिए, फेवरेट क्वेश्चन है ये भी आपका एसएससी का, ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड आपसे पूछा गया उसमें, हालांकि फॉर्मूला बहुत पहले पूछे गए थे एसएससी के हिसाब से, लेकिन आजकल क्या है उसमें आपको वैल्यू दे दी जाती है W1 और W2 की, ठीक है, और आपको फाइंड करने को बोलते हैं पावर फैक्टर फाइंड करिए। सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सी है? तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मेथड जो होती है वो सबसे एफिशिएंट होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसका पावर गेन जो होता है ना, वो मच हायर देन होता है किसी कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर सर्किट से, ठीक है। और यह भी हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है कॉमन एमिटर सर्किट का, ठीक है, वो लेस होता है। तो जिसकी वजह से हम मोस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट एफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन आपका कॉमन एमिटर होता है, ठीक है, ये कहते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिमुलेशन पैकेज स्पेशली डिजाइंड फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर कंट्रोल। देखिए, ये आपका पावर सिम होता है, पी सिम। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैटलैब जैसा तो नहीं होता है, लेकिन स्पेशली आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर कंट्रोल जो एमटेक करते हैं लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। पी सिम पावर सिम्स की फुल फॉर्म होती है, जिसमें पावर इलेक्ट्रिक्स मोटर कंट्रोल करते हैं। कौन सी मोटर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के लिए यूज होती है? तो वो है आपकी डीसी शंट मोटर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ 1500 वॉट हीटर जो कि 2 आवर्स पर डे अपना ऑपरेट होता है फॉर अ 20 डे पीरियड के लिए। एज्यूम द चार्ज पर किलोवाट आवर इज ₹4, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है। 2 आवर्स इंटू 1500 इंटू 20/4 और किलोवाट आवर के हिसाब से 1000 से डिवाइड, तो 240 आपका कॉस्ट निकल जाएगा। What is the range of clinical thermometer in Celsius and Fahrenheit? The main thing that requires to be checked on power transformer on a daily basis is leakage of oil from any point of transformer. A conference room जिसमें 15 लाइट है जो कि 100 वॉट है सारी की सारी, ठीक है, लेकिन 13 लाइट उनमें से सेम टाइम्स पे यूज होती हैं। इसमें से डिमांड फैक्टर आपको फाइंड करना है। डिमांड फैक्टर आप जानते हैं कि जितना आपने यूज किया है और डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, वो आपका डिमांड फैक्टर होता है जो आप डिमांड करते हैं। तो 13 लाइट यूज हो रही है, यानी कि यूज वाली कितनी होगी? 13 इंटू 100, 100 वॉट की है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल आपका कितना है? 15 लाइट है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 86% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीडर्स में आल्सो बी अंडरग्राउंड इन विच केस, कौन से केस में?
तो उनको क्या कहते हैं? तो देखिए वो केबल्स होते हैं। केबल्स क्या होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो फीडर्स उस केस में कहा जाता है उनको। व्हाट इज द क्रेस्ट स्पीड इन द ट्रैक्शन सिस्टम? देखिए क्रेस्ट स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है जब ट्रेन आपकी क्या करती है, जब रनिंग टाइम होता है उस ट्रेन का, यानी कि रनिंग पीरियड उसको कह सकते हैं, तो वो मैक्सिमम स्पीड आपकी क्रेस्ट स्पीड होती है।